A very good afternoon to all of you. So, here we are with our next video that is going to be on preamble, as I have mentioned it already in my introduction video. So, I would like to tell you guys कि आज का जो ये वीडियो होगा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. इसके दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आई नो आप लोगों में से जिन्होंने प्रियम्बल पढ़ा होगा उनको ऐसा लगता है कि एक बारी में प्रियम्बल खत्म हो सकता है, बट देर आर मेनी न्यू पीपल एंड सबको समझ आना चाहिए. सो पार्ट 1 में वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यूज एंड द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर इन वैल्यूज की बात करेंगे. पार्ट 2 में आई विल बी डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, along with that the enforceability part of preamble and the amendability part. सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन प्रियम्बल ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं प्रियम्बल की. तो प्रियम्बल है क्या? जैसे कोई एक बुक होती है ना, देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं एक बुक मांगू तो उस बुक का एक प्रीफेस होगा, जैसे हर बुक का होता है. और वो प्रीफेस क्या करता है? वो बताता है कि बुक कैसी है, व्हाट द ऑथर इंटेंड्स टू से इन हिज बुक. वैसे ही प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है. इसे हम एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट कहते हैं. इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट मतलब ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है. ओके, सो जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल हमें चार चीजों के बारे में बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन स्टेट की बात की गई है उसका नेचर कैसा होगा. थर्डली इट टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, कि इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. एंड लास्टली इट टॉक्स अबाउट द डेट ऑफ अडॉप्शन. Before we move forward with these terminologies, I would like to inform you guys about the facts which are related to preamble. सबसे पहले preamble ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉलो करे हैं बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सबसे पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रियम्बल जैसी चीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी थी कि ऐसा एक प्रीफेस जैसी चीज होनी चाहिए, दैट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, then after that India also followed the same path, and India also thought on the same lines कि we should also adopt something like that, that will be telling people about कि हाँ इंडिया एक कैसी कंट्री है. Okay, now some other fact related to preamble is that it is based on the objectives resolution. ये पार्ट हम कवर करेंगे जब हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. So उसमें I will be telling you what were the conditions and what were the things included in objective resolution and how did it get passed. Okay, so objective resolution was introduced by Jawaharlal Nehru ji, and उसमें कुछ कुछ चीजें, कुछ characteristics बताए थे that how India should act. तो उन्हीं कुछ चीजों को इस preamble की फॉर्म में हमने लागू किया है. Okay, now let's get started with the very first thing and the very first element in our preamble, that is the source of our constitution. जब भी हम preamble पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं we the people of India. So we the people of India जब भी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये people of India से related काफी बड़े debates and discussions हुए. ये people एज अ टर्म क्वेश्चन किया गया कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो संविधान है आपको पीपल ऑफ इंडिया ने दिया, क्योंकि एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है. एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे आया है. अगेन वी विल बी कवरिंग दैट इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत रिस्ट्रिक्टेड बॉडी थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे थी. तो आप कैसे बोल सकते हो दैट दीज आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज आर द पीपल ऑफ इंडिया? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं ये कैसे हो सकता है बाकी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन? लोगों से तो आपने नहीं पूछा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट द ड्राफ्ट थिंग कि ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रूवल कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. कोई डायरेक्ट रेफरेंडम सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं हुआ था जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ पीपल ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड.
या उनके अप्रूवल से आया है। तो काफी डिबेट डिस्कशंस हुए एंड अल्टीमेटली बिकॉज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर्स दिए थे कि यू कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, सो अल्टीमेटली वी हैड टू फॉलो इट, सो वी आर फॉलोइंग इट एंड अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया पे अग्री किया गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic जैसी कोई चीज लिखी है। इसका मतलब क्या है, अब हम इन टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे एक बेसिक फिलॉसफी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वेरी फर्स्ट वैल्यू दैट इज द सॉवरेन थिंग। सो सॉवरेन, इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल पावर, on any external power for its internal as well as foreign policies. Okay, हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं। इंडिया अपनी मर्जी का खुद मालिक है। इंडिया अपनी पॉलिसीज खुद डिसाइड करता है अपने खुद के डिसीजंस पे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकेंड थिंग दैट इज सोशलिस्ट। इंडिया सोशलिस्ट है, ये हम सबको पता है बिकॉज एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इट इज दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ योर कंट्री, यू आर थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल मोर देन द बिजनेस। कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है इंडिया। ओके, बट इंडियन सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना हुआ है। वी आर नॉट द कम्युनिस्ट टाइप ऑफ पॉलिटी और वी आर नॉट द मार्क्सिस्ट टाइप ऑफ पॉलिटी। इट इन रियल इनको इम्प्लीमेंट करना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। एट द सेम टाइम इट वुड लीड टू, अगर मार्क्सिज्म की फिलोसफी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अ स्टेट ऑफ एनार्की। ये सब डिस्कस करेंगे आगे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। बट अगेन कमिंग बैक टू द वैल्यू इज दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, दैट वी आर बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वेयर वी फॉलो द सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाई? क्योंकि ऐसी इकोनॉमी या ऐसा सोशल स्ट्रक्चर वेयर पब्लिक, that is the state, as well as private entities, both are working in the development of the country. It is not just the domain of the government only. Okay, now let's move forward with the third value, that is India being a secular country. Okay, secular का मतलब होता है that India does not have any official religion. कोई official religion नहीं है हमारी कंट्री का। गवर्नमेंट cannot pay out of the public funds to support any particular religion. We respect all the religions equally. Okay, this is what we mean by India being a secular country. तो जब preamble हमारा ऐड हुआ था उस टाइम पे सेक्युलर was not mentioned in the original constitution. To all those students who are preparing for exams, this is a fact. You must remember that secular as a term was not mentioned in the original constitution. It was added through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Okay, so ये चीज याद होनी चाहिए अच्छे से। Now moving forward with the fourth value, that is India being a democratic country. Democratic बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, of the people, for the people, by the people. डेमो का मतलब ही होता है रूल ऑफ पीपल। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो क्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डेमो मीन्स रूल ऑफ पीपल। सो इट मीन्स a system of governance where people are ruling. तो डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की हो सकती है। वन कैन बी अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी
Other one can be an indirect democracy. So India is a form of indirect democracy. Remember this. Indirect democracy means जो जिधर हमारे people, they are choosing their representatives, and then those representatives are representing people at the floor of the house. So indirectly they are ruling. They are not involved in the decision making directly. But direct democracy is like Singapore. इधर लोग जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिनमें हम बात करते हैं रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल. Again, all of these become part of your administrative structure. So we will be discussing it when we'll discuss India being a parliamentary form of government. उसमें थोड़ा democracy को हम detail में पढ़ेंगे, and then I will be telling you about what these instruments are. But these are the instruments of direct democracy. From these, people can be directly involved in the decision making of a country. जैसे referendum में directly vote कर सकते हैं लोग. रिकॉल में वो चाहें तो जैसे उनको इलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही वोट करके उनको वापस जहां से वो आए हैं वहां पर भेज सकते हैं. ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ द लास्ट नेचर, दैट इज इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक स्टेट. अब एक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट is directly or indirectly but has to be elected by the people. Elected होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली. जब हम बात करते हैं कि यूके में कैसा सिस्टम है, यूके में क्या सच में यूके एक रिपब्लिक है? नो, बिकॉज वहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट रिपब्लिक. The monarch or the queen's rule is there, and वो hereditary position है. Okay, so India में republic means that head of the state has to be elected, and वो position India के हर citizen के लिए open है. हर किसी का equal right है उस position पे. तो as a citizen of India, if you want to contest for the presidential elections, you can. Okay, so this is what a republic means. Public office में एक सिटीजन का राइट होता है. तो आज की वीडियो आई विल बी एंडिंग राइट हियर ओनली, रिपब्लिक तक. ये जो 5 हमने वैल्यूज पढ़ी हैं, प्लीज गो एंड डू रिवाइज देम. इसके आगे का पार्ट आई विल बी पोस्टिंग ऑन फ्राइडे. तो आई एम गिविंग यू दीज 3-4 days टू रिवाइज इतना सा. सो धीरे धीरे करके ही, बट ट्राई टू रिवाइज देम. ऑल्सो आई विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑन कार्या, दैट इज @Karya Official 2021. So जिन लोगों ने अभी तक पेज फॉलो नहीं करा है, प्लीज डू फॉलो and please do answer those questions. It will help you learn new things. Okay, thank you so much for watching my video. I will see you guys on Friday.